तो स्वागत है दोस्तों आर्यभट्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त शिव और आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और क्लास 10th एनसीईआरटी जो है वो हम पूरी सॉल्व करेंगे। पूरा उसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स क्लास 10th का। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। रियल नंबर्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास ये है। और जो फर्स्ट चैप्टर जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पहले उनको समझ लेते हैं, क्योंकि जो इसकी एक्सरसाइज है वो इसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के साथ में, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन से आप इनको डिनोट करते हैं। कई बार आप देखोगे क्वेश्चन के बीच में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कैपिटल एन। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जैसे आपके पास आपने लिखा 1 2 3 4, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप जीरो को नेचुरल नंबर में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके ये नंबर्स जो हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। आप नंबर लाइन पर भी इनको इंडिकेट कर सकते हैं। देखो नंबर लाइन पर भी ये 1 से लेकर और आगे तक इन्फिनिटी तक ये नंबर्स चलते रहेंगे। तो ये जो नंबर हो जाएंगे ये हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद हम लेंगे होल नंबर्स को, डब्ल्यू से इसको इंडिकेट करते हैं। जीरो अलोंग विद द नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी अगर हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ में जीरो को भी ऐड कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये हमारा चलता रहेगा। और अगर इस बार हम इसको जीरो को भी कंसिडर इसके अंदर कर लेते हैं तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं कि अगर जीरो को भी इसमें कंसिडर किया जाता है तो ये जो नंबर्स हमारे हो जाएंगे वो होल नंबर्स हो जाएंगे। और अगर 1 से लेकर हम इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में क्लियर हो गई होंगी कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। आगे की तरफ चलते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होंगे, आप यहाँ पर देख रहे थे इंटीजर्स हमारा माइनस से शुरू होगा और कहाँ तक, माइनस से लेकर और माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और ये हमारा आगे की तरफ चलते चलते बीच में जीरो भी आएगा, फिर चलते 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 बीच में आगे की तरफ हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी भी आएगा। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे या इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ऑल नंबर्स फ्रॉम यहाँ पर दिखाया गया है डॉट डॉट, यानी माइनस के इन्फिनिटी से लेकर और आगे तक आप इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। यानी जीरो भी एक इंटीजर है, -1 भी एक इंटीजर है और +1 भी एक इंटीजर्स है। उसके बाद हम चलते हैं रियल नंबर्स पर। जो हमारा चैप्टर है वो हमें यहीं से शुरुआत करनी, तो हम रियल नंबर्स को समझते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं। अब ये रेशनल और इरेशनल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी नंबर जो है वो हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। सपोज हमने लिखा 2/3, तो ये एक रेशनल नंबर है। 4/6 ये एक रेशनल नंबर है। 7/9 ये एक रेशनल नंबर है। अगर आप 2 लिखते हो तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के अपॉन में आप 1 बना सकते हो, ठीक है। आपने 3 लिखा तो 3 भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप 1 बनाकर आप बोल सकते हो ये P/Q की फॉर्म में है। ध्यान रखेंगे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर Q हो गया तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा, विच इज़ नॉट वैलिड। तो रियल नंबर्स आपके ये हो जाएंगे। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर नॉर्मली जो नंबर्स होंगे वो आपके इरेशनल नंबर होंगे, बट ध्यान रखना है उसकी भी एक कंडीशन है, वो हम धीरे धीरे आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। अच्छा, होता क्या है कि जब हम इसको इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके आगे की तरफ तो वो चीज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। पाई हो गया, पाई आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे और जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये चैप्टर और इजी लगेगा। चलो, रेशनल नंबर के बारे में बात कर चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रियल नंबर्स फ्रॉम रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि Q हमारा जो है डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एट रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं सबको आप, अभी हमने इंटीजर्स पढ़े थे जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुए थे और प्लस इन्फिनिटी तक तरफ जा रहे थे, इसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको आप रियल नंबर रेशनल नंबर कहोगे। क्यों? क्योंकि आप उनको
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल 5 आपको दिखाया भी, क्योंकि 5 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो एंड इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिखाई दे, ये नॉट नेसेसरी। तो आप बना सकते हो, 1 वहाँ पर आप लगा सकते हो। इरेशनल नंबर जो होगा वो हमारा, उसको हम क्यू डैश से इंडिकेट कर सकते हैं। रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये आप इस पर अभी बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान मत दो, ये धीरे धीरे इसकी कुछ थ्योरम्स हैं आगे की तरफ, उससे आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन रिकरिंग कौन सा है। तो ये सब धीरे धीरे आ जाएगा। बस आप सिंपल से एक बात याद रखो कि अगर कोई रियल नंबर ऐसा है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, अगर उसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। बाकी इसकी जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट, अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और है इसके अंदर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर वो नंबर्स होंगे जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे। एग्जैक्टली दो फैक्टर्स से मेरा मतलब हो जाएगा कि उसमें क्या होगा, सपोज मैंने अभी 2 लिखा, तो 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 या तो खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। तो 2 और 1 यानी इसके एग्जैक्टली कितने हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए। सपोज मैंने लिया नेक्स्ट 3। अब 3 की अगर हम बात करेंगे तो 3 या तो 1 की टेबल में आता है या 3 खुद के टेबल में आता है। अब अगर हम बात करें 4 की, तो देखो 4 को अगर हम 4 की बात करेंगे तो 1 में तो आएगा ही आएगा, हर कोई 1 में तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 4 जो है वो खुद के टेबल में भी आएगा। तो यहाँ पर इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 3। तो हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि प्राइम नंबर जो होगा उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 तो होगा ही होगा, एंड द नंबर ऑफ इटसेल्फ, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप 1 नहीं बताएंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा 2। और 1 को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ना तो हम उसको प्राइम की कैटेगरी में रखेंगे। अभी हम बात करेंगे कंपोजिट के बारे में भी। तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर, इसके 2 फैक्टर नहीं है। तो हमने 2 फैक्टर के बारे में बात की है प्राइम नंबर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर, कोई तीसरा नंबर भी हो सकता है। द नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे अभी हमने 4 का एग्जाम्पल लिया था, तो आप देख रहे हैं 1 तो इसमें आ ही रहा है और ये 2 का भी फैक्टर है और 4 1 खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी खुद का तो फैक्टर होगा ही होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो 4 है वो कैसा है? कंपोजिट नंबर है। तो जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, और जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा ही होगा उसके अंदर और एक वो नंबर इटसेल्फ खुद होगा, तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही 1 जो है वो कंपोजिट नंबर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और बहुत ध्यान से आप इसको देखते रहेंगे। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। आप इन डेफिनेशंस को बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं, इनको नोट कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से ये काम आए। आगे चलते हैं थ्योरम 1.1 की तरफ। तो यहाँ से हमारी जो शुरुआत होने जा रही है 10th की, रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है उसकी जो थ्योरम है सबसे पहली उसके बारे में बात करेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, तो थ्योरम 1.1 क्या कहती है? इसको हमने नाम दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से इसको जानते हैं, आप याद रखेंगे बहुत। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। ठीक है, आपको एक चीज़ दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या आर, ये कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, आपने आराम से इसको पढ़ा भी होगा, आप एक हमेशा से पढ़ते हो। सपोज आपने क्या किया, आपने 4 से डिवाइड किया है किसको? 9 को। तो आप कैसे देखोगे? 4 2 जा 8 और आपके पास कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो आपके पास ये था ये क्या हो जाएगा? या फिर इसकी अगर हम बात करेंगे तो 9 क्या होगा हमारे पास? 9 होगा डिवाइडेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। 4 हो जाएगा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। 2 हमारे पास हो जाएगा क्या? क्वोशिएंट।
और जो हम बात करेंगे 1 जो हमारा बचा वो क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपने इस थ्योरम को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है। कहने का मतलब है अगर हम 9 को लिख रहे थे जो हमारा डिवाइडेंड था, इज इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर 4 इंटू क्वोशिएंट 2 प्लस 1। अब देखोगे 4 2 जा 8 प्लस 1 9। तो ये लिखने का एक तरीका होता है, इन्हीं को लिखा गया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो r हो जाएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, q जो होएगा वो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, और a जो हो जाएगा वो आपका डिवाइडेंट हो जाएगा। तो इसको कोई भी इसको घबराने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा पर जब आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, और हमेशा आप याद रखेंगे कि जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, बट वो हमेशा b से छोटी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये सब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे पढ़ते रहेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो इस बात का भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 1.1 आप नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल को भी आप साइड में नोट कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएं। और अपने प्रॉपर नोट्स आप मैथ्स से भी बनाते रहें। बहुत सारे बच्चे मैथ्स के नोट्स नहीं बनाते हैं, आप बनाएं, आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रिवाइज़ करने के लिए अपनी नोटबुक बहुत ज़्यादा काम आती है। तो रिक्वेस्ट यू, एक सजेशन भी दूंगा कि अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो कि क्लास 10 में बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है सर, जो सब्जेक्ट है वो लिमिटेड है, सिलेबस भी काफ़ी लिमिटेड है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 1.2, ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। देखने में थोड़ा सा आपको अजीब सी लग रही होगी, है ना, बट मैं बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर कोई कंपोजिट नंबर आपके पास है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आप उसको प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सपोज हम किसी कंपोजिट नंबर को ले लेते हैं, अभी हम कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है। आप इसके फैक्टर कीजिए, तो चलो इसके फैक्टर करते हैं, 4 के फैक्टर करते हैं, 2 2 जा 4 और ये आ गया 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 2 या फिर 2 की पावर 2। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कंपोजिट नंबर था आपने उसको किस में लिख दिया है, प्राइम फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया है आपने। तो यही वो थ्योरम जो है हमें कहना चाह रही है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज मैं एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ 9। अब 9 को मुझे लिखना है तो मैं 9 के फैक्टर करता हूँ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आप देख रहे हो 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 या फिर 3 की पावर 2। तो अब जानते हैं कि 9 जो है वो तो एक कंपोजिट नंबर है, पर जो 3 है वो एक प्राइम नंबर है। तो ये थ्योरम हमें यही बताती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो थ्योरम है ये समझ आई होगी। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, और यूज़ कैसे करेंगे वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम लगाते रहेंगे उस तरह से। थ्योरम नंबर 1.3 की तरफ चलते हैं। अब थ्योरम नंबर 1.3 हमें क्या कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर आपके पास है, और p जो है, ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा एग्जाम के अंदर भी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से इसका बिल्कुल आप याद रखेंगे। क्या थ्योरम है, लेट p इज़ अ प्राइम नंबर। अगर p आपके पास कोई प्राइम नंबर है और जो आपका प्राइम नंबर है वो किसी a स्क्वायर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो p जो होगा वो किस उस a से भी डिवाइड होगा। ठीक है, a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे, सपोज आपके पास p की वैल्यू है, अब प्राइम नंबर लेना है आपको तो प्राइम नंबर ले लीजिए आप 11। ठीक है, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। a स्क्वायर से सपोज हमारे पास a स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू है 22 सपोज। तो वो कह रहा है अगर a स्क्वायर आपके पास 22 है, सपोज a की वैल्यू आप 22 ले लीजिए। ठीक है, तो a स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर यानी 484। तो अगर आपके पास जो 11 है वो 484 से डिवाइड हो रहा है, कैसे, p अपॉन ए स्क्वायर कीजिए ज़रा, यानी p हो जाएगा आपके पास 11 और a स्क्वायर हो जाएगा 484। तो देखिए ये से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 11 4 जा
44, 11 4 44, 1/44 आ गया। इसका मतलब ये 11 से क्या हो रहा है, 484 से 11 डिवाइड हो रहा है। तो वो कह रहा है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि P जो है वो A से भी डिवाइड होगा, यानी 11 अपॉन, और A की वैल्यू कितनी थी 22, ए आप यहाँ पर लेकर चल रहे हो 22, तभी तो A² कितना आएगा 484 आएगा। तो ये कह रहा है कि ये A से भी डिवाइड होगा। चीज़ें आपको क्लियर समझ आ गई होंगी कि अगर P जो है वो A² से डिवाइड होता है तो P जो है वो A से भी डिवाइड होगा। और आप याद रखेंगे ये थ्योरम है 1.3, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 ऐसा होता है। अगर P A² से डिवाइड होता है तो P जो होगा वो A से भी डिवाइड्स होगा। क्लियर। और A जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, चीज़ें आपको समझ आएगी होंगी। थ्योरम 1.3 काफ़ी इजी है। तो अभी तक हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरम 1.4, थ्योरम 1.4 में हमें बताया गया है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर, खाली √3 के बारे में बात नहीं की गई है यहाँ पर। अगर अंडर के अंदर कोई भी हमें दिया जाता है इस तरीके से, जैसे 2 दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है, 4 को तो हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि √4 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे पास आने वाला है आगे की तरफ, तो हम वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। अब थ्योरम 1.5 को डिस्कस करते हैं। लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर m, where m and r not in। कोई आप इसको घबराए ना बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल सी अगर हम बात करें तो इसको कैसे समझ सकते हैं। सपोज आपके पास है आपके पास है 3/8, 3/8 अगर आपके पास है तो चलो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। जो नीचे है डिनोमिनेटर है, इसके फैक्टर करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2। आप इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3 लिख दिया। तो ये यही कह रहा है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है, मतलब p/q की फॉर्म में उसको लिख सकता है, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर अ को प्राइम, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, q का, ध्यान रखना है। जो आया देखो यहाँ पर आ गया ना 2 की पावर 3, आप कहोगे m तो है ही नहीं, अरे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू भी तो 1 ही होती है। तो देखो ये 3 इसको 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 1 होती है उसकी वैल्यू, तो ये तो है तो वही ना। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर ये टर्मिनेट होगा तो टर्मिनेट होने के लिए नीचे की तरफ आपके पास क्या मिलना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये फैक्टर के रूप में मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। अभी बात चल रही थी ना पीछे, एक आया था कहीं पर टर्मिनेट, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो टर्मिनेट एक ही कंडीशन में होगा। टर्मिनेट किस कंडीशन में होगा, अगर उसके डिनोमिनेटर में अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, उसमें जो q है वो इस फॉर्म में आ रहा है, तो वो टर्मिनेट होगा। आपको एक एग्जांपल से और बता दो, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मैंने लिया 16/125, तो इसके फैक्टर करते हैं q के, तो कितना लिखेंगे 5 × 5 × 5, तो 16/5 की पावर 3। मैंने कहा कि वो इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो 5 की पावर आ गया तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब कहोगे कि 2 की पावर में कुछ नहीं, मैंने कहा 2 की पावर में तो हम 0 लिख सकते हैं ना, तो वो तो आ तो जाएगा ना। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये इससे कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे कि वो टर्मिनेट कब होगा, ये हमें थ्योरम 1.5 में बताया गया है। अगली थ्योरम अगर हमारे पास है 1.6, let x is equal to p/q is a rational number such that the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर m, where n m n are not negative integers, then x is a decimal expansion which terminate। वही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर उसका जो q है वो 2 की पावर n इंटू m की पावर इसकी फॉर्म में है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, ये उसी का उल्टा है जो आपने थ्योरम 1.5 में पढ़ा था, ये जस्ट उसी का अपोजिट है। ठीक है, उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर वो टर्मिनेट कर रहा है, तो वो इस फॉर्म में होगा। इसमें कह रहा है कि अगर ये आ रहा है उस क्यू के जो फैक्टर्स हैं तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो एक जस्ट उल्टा है एक दूसरे का, आप याद रखेंगे इसको, कोई बहुत
समझने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें नहीं है। थ्योरम 1.7, लेट P upon Q where Q and P and Q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of Q is not। अब ये कह रहा है कि अगर वो इस फॉर्म में ना हो, सपोज कुछ आ जाता है 3 आ जाता है, तो कह रहा है कि और वो नॉन नेगेटिव इंटीजर तो है ही, देन x इज अ डेसिमल एक्सपोनेंट विच इज नॉट टर्मिनेटिंग। वो नॉन टर्मिनेट होगा, इसका मतलब वो बार बार क्या करेगा, आएगा, रिकर करेगा दोबारा से, इसलिए इसको बताया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके पास अगर वो इस फॉर्म में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो थ्योरम्स हैं 1.6 और 1.7 ये हमारा एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज में आएगा, तो मैं वहाँ पर भी इन चीज़ों को बताता रहूँगा। सारी की सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1, और 1.1 से हम जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो चैप्टर एक्सरसाइज वाइज हम लेते रहेंगे 1.1 के बाद 1.2 की तरफ। तो आई होप थोड़ा इंट्रोडक्शन सेशन आपको समझ आया होगा। क्लास की आप शुरुआत कर रहे हैं, एक नई क्लास पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप बैठ जाइए, क्योंकि ये सफ़र ज़रा मज़ेदार होने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।